हेलो नमस्कार, कैसे हैं? चला आप सभी, आशा और विश्वास है आप सभी स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। चलिए पुनः आप सभी के लिए हम आ चुके हैं एक नए सेशन को लेकर, जिस सेशन में हम लोग बहुत कुछ जानने वाले हैं। ठीक है, चला इस सेशन में जो भी धातु शुद्ध धातु प्राप्त किया जाता है, उन शुद्ध धातु के बारे में हम लोग आज अध्ययन करेंगे कि कैसे हम लोग शुद्ध धातु प्राप्त करते हैं। और इस प्रक्रिया को हम लोग कहते क्या है, तो धातु का परिष्करण कहते हैं। ठीक है ना। तो परिष्करण में बहुत सारा कंफ्यूजन बच्चों को रहता है कि परिष्करण कहते किसे हैं, परिष्करण की प्रक्रिया क्या होता है, जो भी परिष्करण होता है उसमें कौन कौन से प्रक्रिया होता है, और जो भी प्रक्रिया है उसमें किस किस धातु का हम लोग परिष्करण कर सकते हैं। इन तमाम बातों का कन्फ्यूजन सभी परीक्षार्थी, सभी स्टूडेंट को रहता है। तो आज हम लोग इस सभी कन्फ्यूजन को दूर करेंगे। इस टॉपिक को कन्फ्यूजन दूर करने के लिए आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा, और पूरा वीडियो देख करके आप पूर्ण रूप से संतुष्ट हो सकते हैं, यह मेरा वादा है। तो चलिए हम लोग आज प्रारंभ करते हैं आज के सेशन में कि धातु का परिष्करण। चला यह प्रक्रिया क्या होता है, पहले हम इसको समझते हैं। अभी जस्ट इसके पिछले सेशन में हम लोग पढ़ के आए हैं कि जो भी धातु हम लोग प्राप्त करते हैं, किससे, धातु ऑक्साइड से। धातु ऑक्साइड से हम लोग क्या करते हैं, धातु प्राप्त करते हैं। अब यह जो धातु प्राप्त होता है यह पूर्ण रूप से शुद्ध नहीं होता है, यह पूर्ण रूप से शुद्ध नहीं होता है, कुछ न कुछ इसमें अशुद्धियां होता है। क्या होगा जी, कुछ न कुछ अशुद्धि होगा। अब इसी अशुद्धि को हटाने के लिए कह सकते हैं कि पूर्ण रूप से किसी धातु ऑक्साइड से जो भी धातु प्राप्त होता है उसको पूर्ण रूप से शुद्ध करने के लिए जिस प्रक्रिया का हम लोग प्रयोग करते हैं उससे ही हम लोग क्या कहते हैं, धातु का परिष्करण कहते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत? हम लोग टॉपिक पढ़ रहे हैं अयस्क, और अयस्क में यह सबसे अंतिम टॉपिक पे हम लोग हैं। ठीक है, पहला क्या पढ़े, अयस्क का समृद्धि, दूसरा क्या पढ़े, अपचयन पढ़ लिए थे, और तीसरा क्या पढ़ना है, परिष्करण। तो वही टॉपिक हम लोग यहाँ पे आज देखने वाले हैं कि परिष्करण किसे कहते हैं, परिष्करण क्या है। तो परिष्करण चला क्या है, परिष्करण से हमको क्या निकलता है कि शुद्ध धातु प्राप्त करने की, शुद्ध धातु प्राप्त करने की क्या है, प्रक्रिया है। ठीक है, अब बात आता है इसके पहले भी हम लोग धातु प्राप्त कर दिए थे, कहां से, धातु ऑक्साइड से। लेकिन जो ये चेला धातु प्राप्त होता है, इस धातु में कुछ न कुछ अशुद्धि आपको मिलता ही है। तो उस अशुद्धि को दूर करेंगे और शुद्ध धातु हम लोग प्राप्त करेंगे। इसी प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, परिष्करण कहते हैं। अब बात आता है कि इसका यह विधि जो है यह किसके लिए उपयोग किया जाता है। तो देखिए, यह विधि धातु की प्रकृति पर निर्भर करता है, धातु के प्रकृति पर। और किसके प्रकृति पर, तो जो भी अशुद्धि है, जो भी अशुद्धियां हैं, इनकी भी प्रकृति पर यह निर्भर करता है। क्या, कौन, तो परिष्करण। मतलब परिष्करण किस किस पर निर्भर किया, तो धातु के प्रकृति पर निर्भर किया, साथ ही साथ जो भी उसमें अशुद्धि है उसके प्रकृति पर क्या करता है, निर्भर करता है। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए अगर इसके प्रकार को देखें कि यह कितने प्रकार के होते हैं, चला तो यह 3 प्रकार के होता है। कितना प्रकार के, 3 प्रकार से हम लोग कर सकते हैं। मतलब धातु का जो परिष्करण होता है यह कितने विधि से किया जा सकता है, कितने प्रकार से किया जा सकता है, तो 3 विधि से हम लोग कह सकते हैं। पहला है परिस्मापन, पहला क्या है, चला परिस्मापन। दूसरा जो होता है यह आसवन विधि होता है, और तीसरा जो होता है विद्युत अपघटनी परिष्करण होता है। दूसरा क्या है, आसवन विधि है, और तीसरा है विद्युत अपघटनी विधि। विद्युत अपघटनी विधि, पहले तो हम लोग इसके बारे में देखते हैं कि क्या क्या है।
पहला क्या कह दिया परिसमापन, दूसरा क्या कह दिया आसवन, और तीसरा क्या कह दिया विद्युत अपघटनी विधि। इसको कहते हैं लिक्विएशन और डिस्टिलेशन, इसको कहते हैं डिस्टिलेशन, ठीक है, इसको लिक्विएशन, इसको डिस्टिलेशन, और इसको कहते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड, इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड, ठीक है। तो हम लोग एक एक करके इन तीनों के बारे में पढ़ेंगे। हम आपसे वादा किए हैं चला कि आपको पूरा हम समझाएंगे और पूरा 100 के 100% नहीं 101% आपको समझ में आएगा, इसका मेरा वादा है। लेकिन पुनः आपसे हम कहेंगे कि अगर इसको वादा पूरा करेंगे हम, तो आपको भी एक वादा करना है कि इस सेशन को अधिक से अधिक लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर कीजिए, ठीक है। आप अपना वादा पूरा करो, हम अपना वादा पूरा करते हैं, ठीक है। चला, तो हम अपने वादे पे अब आगे बढ़ रहे हैं कि इसको किस तरह से हम लोग परिष्करण क्या होता है, आसवन क्या होता है, और यहाँ पे विद्युत अपघटनी विधि क्या होता है। आप भी अपना वादा पूरा कीजिए कि क्या वादा है सर, आपको इस सेशन को अधिक से अधिक लाइक कर देना है और इसको शेयर कर देना है ताकि और लोगों को भी इससे बेनिफिट हो सके। चलिए, तो हम लोग पहला प्रारंभ करते हैं परिसमापन। पहला क्या है चला परिसमापन। परिसमापन क्या होता है, लिक्विएशन क्या होता है। यह जो एक मेथड है, इस मेथड में वैसे धातु का हम लोग परिष्करण करते हैं जिसका गलनांक कम होता है। गौर से एकदम गौर फरमाइएगा कि वैसा धातु जिसका गलनांक, इस विधि का प्रयोग, इस विधि का प्रयोग किसके लिए, इस विधि का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, जिसका गलनांक, जिस धातु का गलनांक क्या हो, कम हो, जिस धातु का क्या हो गलनांक कम हो। जैसे लेड हो गया, मरकरी हो गया, टीन हो गया, बिस्मथ हो गया, इन सभी को हम लोग इससे हम लोग क्या करते हैं, बिस्मथ, लेड हो गया, और क्या लिख सकते हैं, मरकरी लिख सकते हैं, पारा नहीं ठीक है, बिस्मथ, लेड और टीना जो होता है, इस टीन को लिख सकते हैं एसन कहते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि बिस्मथ, लेड और टीन, इनका जो गलनांक होता है काफी कम होता है। तो इसका प्रयोग किससे करते हैं, प्रयोग विधि क्या है, क्या किया जाता है कि एक बर्तन में इस धातु को ले लेते हैं और उसको गर्म करना प्रारंभ करते हैं। अब जैसे गर्म करते हैं, थोड़ा सा टेम्परेचर मिलता है चला, तो ये क्या करता है, गर्म होके पिघल जाता है, लिक्विड फॉर्म में आ जाता है। जैसे कोनो को देखेगा होगा, थोड़ा सा तू पिन मार देता होगा तो क्या होता है, गर्म हो जाता होगा। तो कहता है ना कि टीन खानी गर्म हो गया, कहता है कि नहीं। तो टीन जो है ये क्या है, सबसे न्यूनतम मतलब कम से कम टेम्परेचर पे ही क्या होता है, यह गर्म हो जाता है। और जैसे गर्म हो और उसको टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो क्या करेगा, मारपीट करने लगेगा। तो ये भी क्या करता है, टीन क्या था, पिघल जाता है, और पिघल के अब ये क्या करेगा, सॉलिड फॉर्म में था अब लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा, और लिक्विड फॉर्म से इसको क्या कर लेंगे, हम लोग अलग कर लेंगे। लेकिन जो इसमें अशुद्धि होते हैं उनका गलनांक उच्च होने के कारण यह क्या होता है, बोलो क्या होता है, यह जल्दी गल नहीं पाते हैं और उसी बर्तन में यह क्या करता है, एकत्रित रह जाता है। इसी विधि को हम लोग क्या कहते हैं, परिसमापन विधि कहते हैं। कौन सा विधि, परिसमापन विधि कहते हैं, लिक्विएशन जिसे कहा जाता है, लिक्विएशन जिसे हम लोग कहते हैं। बोलो कोई दिक्कत। क्वेश्चन पूछेगा कि परिसमापन क्या है, यही आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो परिसमापन क्या है, किसी धातु से को क्या किया जाए, शुद्ध धातु बदलने के लिए क्या करें कि उसको गर्म करके सॉलिड से किस फॉर्म में लाया जाए, लिक्विड फॉर्म में लाया जाए। इसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं, परिसमापन कहते हैं। और यहाँ पे कौन से, जिनका धातु, जिस धातु का गलनांक क्या कम हो, जैसे बिस्मथ हो गया, लेड हो गया, टीन हो गया, इनके लिए हम लोग इस विधि का प्रयोग करते हैं। चला ठीक है, कोई दिक्कत, कोई दुख दर्द समस्या हो तो बोलो। आगे बढ़ते हैं हम लोग, दूसरा आते हैं आसवन के पास। दूसरा क्या हो गया चला, आसवन। आसवन, अब आसवन क्या कहता है कि वैसा धातु के लिए हम लोग इसका प्रयोग करते हैं जिसका क्या हो,
वाष्पशील मतलब क्या हो, वाष्पशील अधिक हो, ठीक है ना। मतलब उस धातु के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं जिसका वाष्पशीलता क्या हो, वेपोराइजेशन क्या हो, अधिक हो, ठीक है। वेपोराइजेशन क्या हो, अधिक हो, मतलब अधिक वाष्पशील धातु के लिए इस विधि का उपयोग किया जाता है, इस विधि का उपयोग किया जाता है, ठीक है। मतलब क्वेश्चन कह देगा कि आसवन विधि किसके लिए उपयोग करते हैं, तो वैसे तत्व हैं, वैसे धातु हैं जिनका वाष्पशील क्या हो, अधिक हो, ठीक है, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इस आसवन विधि का उपयोग करते हैं। चलिए अगर आपसे एग्जाम्पल पूछ दे कि एग्जाम्पल बताओ भाई, तो इसका जो एग्जाम्पल चला होता है मरकरी लिख सकते हैं। मरकरी क्या है, इसका वाष्पशील क्या होता है, वाष्पशीलता क्या होता है, अधिक होता है। जिंक एंड जिंक का भी वाष्पशीलता क्या होता है, अधिक होता है, वेपोराइजेशन अधिक होता है। अब इस विधि में होता क्या है, अब तो यह सॉलिड फॉर्म में रहता है, इसमें दो गो चैम्बर लगा दिया जाता है। देखो गौर से देखो, यहाँ पे दो गो चैम्बर लगा दिया गया, इस तरह से, इस तरह से। अब इसमें इसको ऐसे चैम्बर लगाया जाता है जो टाइटली बंद हो जाए। अब इसमें हम लोग इसको पाइप लगाते हैं, इसी में थर्मामीटर लगाते हैं और एक नली यहाँ पे जोड़ देते हैं, ठीक है। अब इसको हम लोग क्या किए, गर्म करना प्रारंभ किए। अब जैसे गर्म करते हैं, इसमें क्या है, मान लीजिए मरकरी डाल दिए, जैसे गर्म करेंगे तो यह वाष्प में बदल जाएगा, किस फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में है या सॉलिड फॉर्म में है, तो यह वाष्प में बदलेगा। और वाष्प में बदलने के लिए यहाँ पे लगा रहता है कॉन्डेंसेशन, मतलब जो क्या ठंड करे, समझ में आ रहा है कि नहीं। देखेगा तुम्हारा दोस्त अगर 2-4 होगा तो कोनो किसी को पिन मारेगा गरमाने के लिए, तो एक होगा उसको समझाने के लिए, और नहीं तो क्या होगा, समझाने वाला नहीं रहेगा तो मारपीट कर लेगा, कपर फरोवल कर लेगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। तो कपर फरोवल से बचना है, तो बचने के लिए अगर तू बदमाश स्टूडेंट है तो अपने साथ में एगो नॉर्मल स्टूडेंट को रखो, ताकि तू कुछ करे तो वो तुमको बचा ले। किस तरह से, उसको समझा के, अगला को समझा के, ठीक है। चला समझ में आ रहा है कि नहीं। चलिए तो यहाँ पे क्या हो गया, इसको गर्म किए तो सॉलिड से यह किस में चलता है, गैस में बदलता है, ठीक है। किस में बदल गया, गैस में बदल गया। अब यह जब गैस इधर से चलता है यहाँ पे, तो इसको फिर कॉन्डेंसेट किया जाता है। ऐसा क्यों किया जाता है, क्योंकि जब टेम्परेचर देंगे तो यहाँ पे जो अशुद्धि होगा वह वाष्प में नहीं बदलेगा, खूब बदलेगा तो लिक्विड फॉर्म में होगा, नहीं तो सॉलिड फॉर्म में रहेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं। या तो लिक्विड फॉर्म में होगा और नहीं तो सॉलिड फॉर्म में ही रहेगा, कौन, अशुद्धि। लेकिन जो धातु है यह किस फॉर्म में, गैस फॉर्म में होगा। अब जैसे यहाँ पे गैस फॉर्म में आया और यहाँ पे आया, तो यहाँ पे एसी लगा हुआ है, फ्रिज लगा हुआ है, इसको क्या कर रहा है, कॉन्डेंसेट कर रहा है, मतलब ठंडा कर रहा है। मतलब इसके मॉलिक्यूल्स को क्या कर रहा है, यहाँ पे फैला हुआ था, अब इसके मॉलिक्यूल्स को पूरा एकदम ला के सटा रहा है, कॉन्डेंसेट कर रहा है। अब जैसे कॉन्डेंसेट किया तो ये किस फॉर्म में, यहाँ पे लिक्विड फॉर्म में आकर गिर जाता है। इस बीकर में क्या हो गया, लिक्विड फॉर्म में क्या मिल गया हमको, क्या मिल गया, मेटल मिल गया, मतलब धातु मिल गया। अब इसी को हम लोग और ठंडा कर देंगे, अब यह लिक्विड से किस में बदल जाएगा, यह सॉलिड में बदल जाता है। समझ में आ रहा है, दिखाई दे रहा है कि नहीं, दिखाई दे रहा है कि नहीं, नीचे दिखाई दे रहा है आप लोग को। चलिए कुछ समझ में आया कि आसवन विधि का प्रयोग किसके लिए किया जाता है। आसवन विधि का प्रयोग में किसका, Hg मरकरी और जिंक का प्रयोग किया जाता है। क्यों, क्योंकि यह ऐसे तत्व हैं जिनका वाष्पशील क्या है, अधिक है। इस विधि में किया क्या जाता है, 2 गो बीकर ले लेता है, एगो थर्मामीटर, टेम्परेचर लगा रहता है। इस टेम्परेचर इसलिए लगा रहता है, क्यों, क्योंकि जो भी हम लोग मटेरियल डाले हैं इसको किस टेम्परेचर पे हम लोग क्या करें, वेपर में बदल दे, इसके लिए यहाँ पे टेम्परेचर लगा रहता है। सबका अलग अलग वेपराइजेशन टेम्परेचर, मतलब क्या कर सकते हो उसको, बॉइलिंग पॉइंट होता है,
ठीक है। तो उस टेम्परेचर पे इसको रख देते हैं और जैसे ही रखते हैं तो यहाँ से जो धातु है वो पिघलना चालू करेगा और पिघल के वाष्प बनेगा। और वाष्प बना, वाष्प बन के यहाँ पे गया, यहाँ पे तो टाइटली बंद है, यहाँ पे क्या है, बंद है, यह बंद है, यहाँ पे निकलेगा नहीं। अब निकलने का रास्ता एक ही है, यहाँ पे है, यहाँ पे कंडेंसेट लगा हुआ है, मतलब इसको कंप्रेस कर रहा है, सभी मॉलिक्यूल्स को एक दूसरे के नजदीक ला रहा है और इसको कहाँ ले छोड़ दिया, इस बीकर में छोड़ दिया, जिसमें किस फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में मिल गया। और यही लिक्विड को हम लोग क्या करते हैं, फ्रीजर कर देते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट पर लेकर आते हैं इसको। मतलब जिस धातु का हम लोग यह प्रक्रिया कर रहे हैं उसका फ्रीजिंग भी पॉइंट होगा, उसका बॉइलिंग पॉइंट होगा। तो फ्रीजिंग पॉइंट पर लाएंगे और इसको किस फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म में लाकर रख देते हैं। ऐसा करने से क्या होता है, शुद्ध धातु मिल जाता है और यहाँ पे जो अशुद्धि है यहीं पे रह जाता है। ठीक है, चला बोलो कुछ समझ में आया कि नहीं? किसी भी प्रकार कोई दुख दर्द समस्या हो तो बोलो। सब समझ में आ गया। तो आज के सेशन में चला हम लोग 2 ही पढ़ते हैं। अगले सेशन में हम लोग एकदम देखना ना भूलिए, विद्युत अपघटनी मेथड है, बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है। इन सभी दोनों मेथड से इंपॉर्टेंट मेथड वही है और उसी मेथड से, उसी विधि से सभी परिष्करण प्रक्रिया होता है। जो भी परिष्करण प्रक्रिया होता है, सब परिष्करण प्रक्रिया किसके द्वारा, इसी विद्युत अपघटनी विधि से होता है। ठीक है, तो इसको देखना नहीं भूले। अगले सेशन में, अगले ही क्लास में आपको इसके बारे में बताया जाएगा। और इस सेशन को चला हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं और मिलते हैं विद्युत अपघटनी मेथड। बार बार हम कह रहे हैं इसलिए कि यहां से आपको प्रश्न पूछा जाता है, यहां से आप सभी से प्रश्न पूछा जाता है। बार बार हम चला कह रहे हैं, इसलिए अगले सेशन को देखना न भूले और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत आप सभी का धन्यवाद। लेकिन पुनः आपसे कहेंगे कि चला वादा अपना पूरा करो। क्यों? क्योंकि बहुत मेहनत लगा आपको समझाने में। अगर समझ में आ गया होगा तो तू लाइक और शेयर जरूर करेगा और करके अपने वादा को पूरा करेगा। और आशा और विश्वास है कि तू यही करेगा। ठीक है, चला तो मिलते हैं हम लोग अगले सेशन में। तब तक के लिए बहुत बहुत आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद।